आज हम पढ़ेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का पहला चैप्टर राजनीति क्या है, राजनीति का सैद्धांतिकरण। आज इस पे डिस्कस करेंगे। ये पहला चैप्टर है बीए पॉलिटिकल ऑनर्स का, जिसमें आप डिस्कस करेंगे राजनीति क्या है, राजनीति का सैद्धांतिकरण। सैद्धांतिकरण का मतलब होता है कि इस पे कितने लोगों ने सिद्धांत दिया है, कौन सी विचारधाराएँ आई हैं इत्यादि पे। इस चैप्टर में आपके टोटल 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि राजनीति क्या है, जिसमें आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, जो आप पहले फर्स्ट पेज पे देख पा रहे हैं। दूसरा है राजनीति का सैद्धांतिकरण, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन को लिखने के लिए, चैप्टर के क्वेश्चन को आंसर लिखने के लिए पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि राजनीति क्या, मतलब राजनीति के बारे में थोड़ा बता देंगे। उसके बाद उसकी डेफिनेशन देंगे, शब्द अर्थ बताएंगे। उसके बाद ऑथरों ने, मतलब राइटरों ने, विद्वानों ने इस पे क्या विचार दिए हैं उसके बारे में आप बताएंगे। आइए पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, परिचय। आप लिखने के सहूलियत में रहें। राजनीति शब्द सुनते आप पर सामान्य हमारे मस्तिष्क को सरकार, राजनेता, संसद, चुनाव आदि की तस्वीरें उभरती हैं। जब राजनीति शब्द आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि भाई राजनीति से सरकार, राजनेताओं, संसद, चुनाव आदि की तस्वीरें उभर जाती हैं दिमाग में राजनीति शब्द सुनते ही। आजकल राजनेताओं का आचरण कैसा रहा है, इसके बारे में डिस्कस है। आचरण अधिकतर सत्ता और धन प्राप्ति का व्यक्तिगत लालसा से जुड़ा होता है। रिश्वत, जालसाजी और भ्रष्टाचार का प्रयोग राजनीतिक कुशलता का अभिप्राय बन गया है। इतना ही नहीं, अब तो राजनीति को नित्य घरेलू राजनीति यानी हाउस पॉलिटिक्स, मोहल्ले की राजनीति, कॉलेज की राजनीति व ग्रामों की राजनीति के रूप में सुनते हैं। यानी राजनीति जो शब्द है वो राजनीति कहाँ तक की राजनीति हो सकती है, इसका पूर्ण रूप से विस्तार है। एक की सोच जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक पता नहीं कहाँ तक राजनीति का वर्चस्व फैला हुआ है। एक सोच से परे राजनीति फैली हुई है कि राजनीति क्या है। आप ये सुनोगे तो आपका मन करेगा कि संसद के बारे में राजनीति हो रही है, सरकार के बारे में, नीतियों के बारे में। आजकल घरेलू राजनीति हो रही है, मोहल्ले की राजनीति हो रही है कि मोहल्ले में किस तरह की राजनीतिक विकास चल रहे हैं। कॉलेज में देखते हैं आप, इलेक्शन होते हैं उसकी राजनीति हो रही है। ग्रामों की राजनीति में सुनते हैं आप, इत्यादि। ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद हम अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे कि राजनीति क्या है। पहले अर्थ बताएंगे कि राजनीति शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स ग्रीक भाषा के पोलिस से आता है, जिसका अर्थ है समग्र रूप से राज्य अथवा समुदाय। आप एक ये डेफिनेशन लिखेंगे छोटा सा, उसका शब्द राजनीति क्या है उसका अर्थ बताएंगे कि राजनीति शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा पॉलिटिक्स ग्रीक भाषा के पोलिस से आता है, जिसका अर्थ है समग्र रूप से राज्य व समुदाय। उसके बाद आप इन ऑथरों यानी विचारधाराओं के जितने उन्होंने ऑथर लेखक हैं उन्होंने उस राजनीति को किन किन शब्दों में कैसे कैसे परिभाषित किया है इत्यादि पे चर्चा करेंगे। आप इसमें ये बताएंगे कि ये जो राजनीति है उसको कैसे डिफाइन किया गया है। पहला है डेविड ईस्टन के अनुसार आप देख सकते हैं कि समाज में मूल्यों के प्रमाणित वितरण के विज्ञान के रूप में राजनीति को राज्य तथा सरकार तक ही सीमित रखती है। यानी डेविड ईस्टन कहते हैं कि जो राजनीति है वो समाज के मूल्यों के प्रमाणित वितरण के विज्ञान के रूप में है। यानी राजनीति को राज्य और सरकार तक ही सीमित मानी जाती है। डेविड ईस्टन कहते हैं जो राजनीति है वो राज्य और सरकार तक ही सीमित होगी और इससे ज़्यादा बाहर नहीं होगी। लेकिन राजनीतिक बहुत ज़्यादा दूसरे भी विचारक हैं, वो कहते हैं कि राजनीति तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तक भी है, बाहर देशों में भी आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वहाँ पर भी तो राजनीति देखी जा सकती है। अगले विचारक हैं एंड्रयू हैवुड। ये बहुत बड़े विद्वान रहे हैं एंड्रयू हैवुड, जो राजनीति की महत्वता की इस बात से है कि यह विश्व में प्रतिपादितता का एक स्रोत होने के साथ साथ विवादों को हल करने तथा बेहतर समाज के निर्माण करने का कार्य
प्रणाली है, यानी ये एंड्रू हैवुड कहते हैं कि जो विश्व है वहाँ प्रतिद्वंद्विता के स्रोत है, यानी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, वहाँ पे जो प्रतिद्वंद्विता है उसके साथ विवाद हो रहे हैं उसको हल करने और बेहतर यानी गुड सोसाइटी बनाने के निर्माण के लिए एक कार्य प्रणाली के रूप में काम करेगी, यानी बेहतर समाज बनाने को राजनीति एक बेहतर समाज दे सकती है, वो कार्य प्रणाली के रूप में काम कर रही है, ये एंड्रू हैवुड कहते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल में जितने भी आप देखते हैं कि अक्सर प्रधानमंत्री एक दूसरों के देशों से आते जाते रहते हैं, व्यापार होता रहता है, एक राजनीतिक संबंधों को आप देखते हैं, न्यूज़ में देखेंगे कि राजनीतिक संबंधों को दिखाया जाता है कि इस देश से अच्छे राजनीतिक संबंध है, कुछ देशों से हमारे राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं हैं। तो वही एंड्रू हैवुड कहना चाहते हैं कि विश्व जो वर्ल्ड लेवल पर राजनीति है वो स्रोत होने के साथ साथ विवादों को हल भी करती है, यानी जो कभी किसी देश से विवाद हो जाए या अंतर्राष्ट्रीय में देखते उतार चढ़ाव रहता है, उस विवादों को हल करने और बेहतर समाज, यानी कि अगर संबंध सही रहे, व्यापार सही होता रहेगा तो पैसे आएंगे, पैसे से आएंगे फिर क्या इन्वेस्ट होगा, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, इंटरनेशनल कंपनियां आएंगी, उससे रोज़गार मिलने से बेहतर समाज होगा का निर्माण करते हैं, ये एंड्रू हैवुड कहते हैं। अगले हैं हरोल्ड जे लासवेल के अनुसार, यानी ये 4 आप ज़रूर लिखें, राजनीति क्या है, इन्होंने परिभाषा जो दी है, ये बेस्ट ऑथर रहे हैं, ये 4 हैं, ये चारों में से आप चारों के चारों याद रखने की कोशिश करें। हरोल्ड जे लासवेल के अनुसार किसे क्या अब और कैसे मिलता है, ये एक परिभाषा है, किसे क्या अब और कैसे मिलता है, किसे क्या कब और कैसे मिलता है। उनका विचार है लोगों को अपने अधिकार प्रदान करने में नागरिकों के अधिकारों और राज्य की संस्थागत प्रक्रिया की वकालत करता है, यानी लासवेल कहते हैं कि भाई जो जनता है उसके अधिकार कौन देगा, कौन दिलाएगा, उनके अधिकारों के हित में लड़ेगा। अगर किसी पे अत्याचार हो रहा है, किसी स्टेट पे, किसी के जुड़े नागरिक पे, उनके अधिकारों पे कैसे लड़ेगा कोई, या जो राज्य की संस्था है प्रक्रिया की वकालत कौन करेगा। तो वो कहते हैं कि सिर्फ राजनीति के ही द्वारा उसका लोगों के अधिकार प्रदान करने में मदद हो सकती है, और राज्य की संस्था की जो है वकालत कर सकती है सिर्फ राजनीति से ही, और किसी से नहीं हो सकती। किसे क्या अब कैसे मिलता है, यानी किसे कब और क्या मिलेगा, ये लासवेल, हॉलेड जे लासवेल कहते हैं उन विचार लोगों को उनके अधिकार प्रदान करने में नागरिकों के अधिकारों और राज्य की संस्थागत प्रक्रिया की वकालत करता है। ये तीसरी डेफिनेशन हो गई है हमारी। डेविड हेल्ड हैं एक विचारक, उनके अनुसार क्या है कि मानवीय संगठन की संभावनाओं पर विमर्श एवं संघर्ष के विषय के रूप में राजनीति को एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में देखता है, यानी जो मानवीय ह्यूमन संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कि संभावनाओं पर विमर्श यानी विचार विमर्श जब होता है किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मनुष्य के विकास के लिए या समाज सोसाइटी के लिए, वो सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही हो सकता है और किसी के नहीं। राजनीति को एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में देखता है, और इस अर्थ में राजनीति को शक्ति का अध्ययन माना जा सकता है, यानी एक राजनीति को पावर माना जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, स्टेट स्तर पे, एक देश के अंदर कि जो राजनीति एक शक्ति का ध्यान माना जा सकता है, जो मानवीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनमें इत्यादि में विचार विमर्श के लिए और भी हैं, जो राजनीति के ही जरिए हो सकता है और किसी के द्वारा नहीं हो सकता। ये डेविड हेल्ड के अनुसार कहते हैं कि मानवीय संगठन की संभावनाओं पर विमर्श एवं संघर्ष के विषय के रूप में राजनीति को एक व्यवहारिक गतिविधि के दे सकते हैं, यानी जो विचार विमर्श में जो संघर्ष होते हैं, जो मानवीय संगठन की होते हैं संगठन, उनमें जो संघर्ष या विचार विमर्श के समय में जो संघर्ष होने लग जाता है वो एक राजनीति से ही एक सॉल्व किया जा सकता है और किसी गतिविधि के रूप में नहीं दे सकता, क्योंकि ये राजनीति के एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है। राजनीति को एक व्यवहार के रूप में, कि एक मतलब व्यवहार हो लोगों के साथ, उसके रूप में देखा जा रहा है कि भाई जो भी विवाद होंगे वो राजनीति से ही सुलझाए जा सकते हैं। और इस अर्थ में जब इतना सब कुछ हो सकता है तो वो कहते हैं आगे
डेविड हेड कहते हैं कि राजनीति को शक्ति का ध्यान मान लेना चाहिए कि भाई हाँ ये शक्ति का ध्यान है, इसमें बहुत पावर है, इससे सारी चीज़ें सुलझ सकती हैं। ये आपका शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, फुल लेंथ में भी आ सकता है। प्रीवियर्स में क्या हुआ कि इसे पूरा पूछा गया कि राजनीति क्या है, राजनीति का सैद्धांतिकरण बताइए। तो आपको इंट्रोडक्शन लिख लिया है, ये यहाँ से मेन बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर शुरू हो गया है। यहाँ आप क्या करें, एक लाइन का गैप छोड़ें, ये पेज वो फोटोकॉपी वाला है तो इसकी वजह से मैंने ज़्यादा पेज बर्बाद ना हो इसलिए मैंने लाइनें नहीं छोड़ी, आपको बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन आपका यहीं ख़त्म हो गया है। उसके बाद मेन राजनीति क्या है, मेन क्वेश्चन पे आ रहे हैं राजनीति। ये 4 विचारक हैं, आप उस पर डिस्कस करें। उसके बाद अगला है राजनीति का सैद्धांतिकरण। अगर ये शॉर्ट में पूछता है तो आप इतना ही लिखें, इंट्रोडक्शन नहीं लिखें। अगर शॉर्ट में पूछा तो इंट्रोडक्शन नहीं होता, आप इतना ही लिखें। अगर फुल में पूछता है कि राजनीति क्या है, इसके सिद्धांतिकरण बताइए, सिद्धांतिकरण कीजिए, या सिद्धांतिकरण विचारों ने क्या क्या विचार दिए हैं वो लिखिए, तो आप इंट्रोडक्शन लिखें। फिर मेन बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर लिखें कि राजनीति क्या है, उसके बारे में सब कुछ। उसके बाद सिद्धांतिकरण पे हम आइए चर्चा करते हैं। राजनीति का सैद्धांतिकरण, हाँ अब ये पूरा आ गया है। राजनीति का सैद्धांतिकरण की अवधारणा जो दरअसल इस सवाल पर केंद्रित है कि मानव जो समाज है को किस प्रकार संगठित और शासित किया जाए। यानी जो राजनीति है उसकी जो अवधारणा है, ये जो सोच है, जो अवधारणा है, इस एक सवाल पर केंद्रित है कि जो समाज है, जो वर्ल्ड है, वो किस प्रकार संगठित और शासित किया जाए उस पर, मतलब उसको किस तरह एकजुट किया जाए, मतलब संगठन बनाया जाए उसका, और उस पर किस तरह रूल किया जाए, किस तरह शासन किया जाए। ये एक सवाल पर अटका हुआ है, केंद्रित है, क्योंकि समाज में रहने वाले लोग उत्तम की तारमहीनता धारण के साथ साथ विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं। यानी जो समाज में लोग रह रहे हैं वो अलग अलग, मतलब अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग उससे आते हैं। यानी वो एक उत्तम जीवन जीने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमियों से व्यवहार कर रहे हैं, उन पे कैसे रूल किया जाए। यानी आप मान लें इंडिया में ले लो, उत्तर प्रदेश की अलग भाषा है, बिहार की अलग भाषा है, अब नीचे आओगे तो तमिलनाडु की अलग भाषा व्यवहार रहेगा, अलग अलग स्टेटों की अलग अलग एक तरह का व्यवहार रहता है। उनको संगठन बना के उन पे शासित किया जाए, एक सवाल पर केंद्रित है। अब प्राचीन ग्रीस में पोलिस जो शब्द है अथवा सिटी स्टेट राजनीति संगठन का सबसे लोकप्रिय और सामान्य स्वरूप था, जो सामान्य हित की भावना को दर्शाता है। यानी जो राजनीति है वो जो प्राचीन में ग्रीस पोलिस शब्द का इस्तेमाल, यानी जो स्टेट शब्द का जो इस्तेमाल राजनीतिक संगठन का सबसे लोकप्रिय और सामान्य स्वरूप था। ये समाज में भावना को प्रदर्शित करता है, यानी कि लोगों की जो भावना है वो अलग अलग उसमें आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से अलग अलग भावना, अलग अलग वो उत्तम तरह से धारणा पृष्ठभूमि से आते हैं। जो पृष्ठभूमि से अलग अलग पृष्ठभूमियों से आ रहे हैं उनको संगठित और लोकप्रिय कैसे बनाया जा सकता है, वो राजनीति के ही द्वारा हो सकता है, उसमें सिद्धांतिकरण हो सकता है। अगला फिर ये छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि वीडियो पे एक अच्छा कमेंट भी लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। अब अगला पॉइंट है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में आंसर को लिखेंगे तो आप क्या आपको एग्जामिनर लगेगा कि हाँ एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को सब पता है और छोटे छोटे पॉइंट है तो इजीली चेकअप होना है। आप एक पैराग्राफ की तरह अगर उतार देंगे आंसर को तो फिर वो बेकार होने वाला है, क्योंकि पैराग्राफ, बड़े पैराग्राफ क्या करते हैं, टीचर पढ़ते नहीं, ऊपर की 2 लाइन पढ़ ली, नीचे की लाइन पढ़ी, समझ आया समझ, वरना फिर उसके इसलिए आंसर को इस लय से लिखा जाए, इस पृष्टि से लिखा जाए कि जो एग्जामिनर है उस पर प्रभाव पड़े और वो डीपली पढ़े आपका आंसर, ताकि अच्छे मार्क्स मिले। अगर एग्जामिनर पढ़ता है तो अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। अगला है सामूहिक जीवन में संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय का आधार पोलिस था, परंतु पोलिस शब्द का हमने इस्तेमाल किया है। एक बात याद रखें आप, ये देखें समग्र रूप में राज्य अथवा समुदाय, याद रखें पोलिस शब्द इसका अर्थ होता है
पॉलिटिक्स को ग्रीक भाषा में पोलिस कहा जाता था। याद रखना ये समग्र रूप में राज्य और समुदाय इसका अर्थ होता है के अंतर्गत जो दास और महिला और ऐसे ही अन्य वर्ग को निर्णय में सहभागी होने से वंचित रखा जाता था। अतः ग्रीक राज्य में राजनीतिक मानवीय कार्य का एक प्रतिबंधित क्षेत्र बना रहा। यानी जो पुराना था पोलिस यानी ग्रीक भाषा में थे, जो पुराने निर्णय थे मतलब आज़ादी से पहले या कुछ इसमें जिसमें से दास जो महिलाएं थी और अन्य जो वर्ग थे बिछड़े हुए मतलब नीचे पिछड़े हुए जनजाति जिनका कोई मतलब लेना ही देना नहीं, नीचा समझा जाता था एक तरह से मान सकते हैं आप। उनको जब किसी या आधार जो होता था कि भी राजनीति में कोई निर्णय लेना होता था कोई निर्णय, तो उनको नहीं शामिल किया जाता था। उनको मतलब एक तरह से भागीदारी ही नहीं रखी जाती थी। उसके बाद जब राजनीति शुरू हुई तो मानवीय कार्य एक प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया कि इसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित होगी और सभी अपना निर्णय देने के लिए स्वतंत्र होंगे एक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा। अब उसमें क्या हुआ, जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ मतलब आधुनिक युग आया तो उसके साथ साथ इसका अर्थ भी बदलता गया। उसके साथ सभी को राजनीति में हिस्सा लेने वोट देने का अधिकार हो गया, चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, एक राजनीति में रह गया। अब आधुनिक युग के आगमन के साथ राजनीति का अर्थ बदल गया एक तरह से। कैसे, जो सामूहिक निर्णय के स्थान पर अब कुछ हाथों में निहित सत्ता के संबंध हो गए। यानी पहले क्या होता था कि सभी लोग अपना निर्णय देते थे कुछ लोगों को छोड़कर, हैं सभी एक भागीदारी से निर्णय सहमति से निर्णय ले लेते थे। लेकिन जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, देश बड़ा होता गया तो सभी का निर्णय लेना बहुत मुश्किल होने लगा। तो आधुनिक युग उसी के अंडर में आने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, जो सामूहिक निर्णय होते थे उनको हटाकर कुछ चुने हुए लोगों को हितों के साथ संबंध हो गए, यानी हाथों में निहित हो गए। कुछ चुने हुए, जैसे आप वोट डाल के चुनते हैं किसी प्रत्याशी को जो चुनाव में खड़ा हो रहा है, उसको वोट डाल के चुनते हैं कि उसका जो अब जो भी निर्णय होगा, जिन लोगों ने उसे चुना है, जो भी निर्णय होगा वो अकेला बंदा लेगा, मतलब निर्णय लेगा और बाकी किसी की भागीदारी नहीं होगी। अब वो निर्णय सही ले रहा है या गलत, ये उस पर निर्भर करता है, आप लोगों पे नहीं। इसी में समकालीन समय में हन्ना अरेंटे, एक बात रखना, ये ऑथरों के नाम ज़रूर लिखें, ये ऑथरों के नाम ज़रूर लिखें जिससे एग्जामिनर को लगता है कि बच्चों को पता है कि आंसर सही लिखा है। अब समकालीन समाज में क्या हुआ, हन्ना अरेंटे, लियो स्ट्रॉन्ग, सेल्ड बोलिसिन और राजीव भार्गव राजनीति को स्पष्ट किया है। ये वो ऑथर है जिन्होंने राजनीति को स्पष्ट किया, उसकी विचारधारा को स्पष्ट किया, राजनीति क्या होता है उसके बारे में परफेक्टली बताया है आप लोगों को। ठीक है, ये हन्ना अरेंटे, लियो स्ट्रॉन्ग, सोल्ड बोलिस और राजीव भार्गव राजनीति को स्पष्ट करते हैं एक तरह से। अगला संघर्ष के समाधान, यानी पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा पैराग्राफ है। छोटे छोटे पैराग्राफ में आप लिखेंगे इज़ द बेटर। आपको ये आंसर छोटा लग रहा होगा, लेकिन आप जब लिखना शुरू करेंगे कम से कम 4 पन्ने या 5 पन्ने तो परफेक्टली आपके आंसर है, क्योंकि ये सीट इतनी बड़ी होती है, इधर से होता है, ये पेंसिल रख दिया मैंने, ये जो सीट होगी एग्जामिनर की वो इतना ही लिखना होता है आंसर। ये बैकग्राउंड क्वेश्चन ये सब उत्तर लिखने के लिए होते हैं, नंबर डालने के लिए होते हैं, बाकी लिखना इतना ही होता है। ये इससे भी छोटी सीट होती है। आप लिखेंगे तो कम से कम 5 पेज का आपका आंसर परफेक्टली होना चाहिए। ये मैंने 4 पेज का आंसर लिखा है, ये इस पेज के हिसाब से है, जो यूनिवर्सिटी की सीट आती है उस हिसाब से ये 6 साढ़े 5 पन्ने का आंसर जाएगा। आप इस पे ध्यान रख लें। हम अगले 5वें टॉपिक पे देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये संघर्ष के समाधान के संसाधन के रूप में राजनीति, यानी जो राजनीति है वो संघर्ष के समाधान में कैसे आई। जो संघर्ष चल रहे हैं दुनिया में, लोगों पे जो हो रहा है, जो दुनिया में समाज में संघर्ष चल रहा है, उसके समाधान के रूप में कैसे राजनीति आई, उस पे है चौथा पॉइंट। उदारवादी परंपरा जिसमें राजनीतिक सिद्धांत में अधिकांश विमर्शों के लिए माहौल बनाया है। जो उदारवादी परंपरा थी, ट्रेडिशनल परंपरा,
ट्रेडिशनल थी, लिबरलिज्म ट्रेडिशनल थी, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत में अधिकांश विमर्शों के लिए माहौल बनाया है। उदाहरणार्थ उदारवाद में विमर्श व्यक्तिगत अधिकारों, समान अवसर, लोकतंत्र, नागरिकता व अन्य मूल्यों पर केंद्रित होते हैं। यानी जो उदारवाद है वो राजनीति को क्या कहता है, व्यक्तिगत अधिकारों, व्यक्ति का जो अधिकार है समान अधिकार, समान अवसर, लोकतंत्र, नागरिकता व अन्य मूल्यों पर केंद्रित होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत न केवल इसके विविध अर्थ ढूंढने का प्रयास करते हैं बल्कि उनकी तर्क संगता है को भी समझने का प्रयास करते हैं, जो आदर्शमूलक, ऐतिहासिक और अनुभवजन्य संरचना में से कि एक बार आधारित हो। जो उदारवादी परंपरा है वो क्या कह रही है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के अधिकार होने चाहिए, समान अवसर मिले उसे, लोकतंत्र हो उसमें, नागरिकता व अन्य मूल्यों पर केंद्रित होनी चाहिए, वो राजनीति हो सकती है। जो उससे क्या होगा, जो समाज में संघर्ष चल रहा है उसके समाधान खोजे जा सकते हैं। अब तीसरा पेज, राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण ने समाज की बहुलवादी जो धारणा को बरकरार रखा है। यानी जो उदारवादी दृष्टिकोण है, जो ये उदारवादी, मार्क्सवादी, ये सब हम तीसरे या चौथे यूनिट है जो आपका इसी बुक का अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे कि होता क्या है। अभी आप मोटा मोटा देख लें। उदारवादी दृष्टिकोण ने समाज की बहुलता धारणा को बरकरार रखा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों अपने हितों के लिए विभिन्न समूहों के सदस्यों के रूप में प्रयास करते हैं। जो विभिन्न व्यक्ति हैं अपने हित के लिए, जो उनका हित है के लिए विभिन्न समूहों के सदस्यों के रूप में प्रयास करते हैं, चूँकि विभिन्न समूहों के लिए परस्पर विरोधी होते हैं। अतः प्रतिस्पर्धी समूह के हितों में समानता स्थापित करने के लिए कोई तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है। राजनीतिक आवश्यक रूप से संघर्ष समाधान का साधन है। वो कहते हैं कि जो प्रतिस्पर्धा समूह है, ग्रुप है, यानी जो कंपैरेटिव है, जो प्रतिस्पर्धा कर रही है जो ग्रुप, और जो अच्छा ग्रुप है उसमें जो समाधान के लिए, मतलब उसकी जो स्पर्धा को समाप्त करने के लिए, संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजनीति की एक अच्छा समाधान का साधन है, ये उदारवादी विचारधारा मानती है। अब सामान्य हित या कॉमन गुड्स की अवधारणा क्या कह रही है? राजनीति का सैद्धांतिकरण ही में अब अच्छा है। सामान्य हित या कॉमन गुड्स है जो की अवधारणा क्या कह रही है कि नागरिकता की समानता हित की पूर्ति के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक कार्यवाही में लोक सेवा के मूल्य के साथ भी जुड़ा है। यानी सामान्य हित या कॉमन गुड्स की अवधारणा क्या कहती है कि जो नागरिक हैं उसका सामान्य हित की पूर्ति जो हो रही है, उसकी पारंपरिक प्रतिस्पर्धा जो रही है वो राजनीतिक कार्यवाही में लोक सेवा, जो IAS IPS इत्यादि में लोक सेवा के जो है मूल्य, लोक सेवा के मूल्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। सामान्य हित को अपने राजनीतिक सिद्धांत का केंद्र मानने वाले अरस्तु प्रथम व्यक्ति थे। यानी जो सामान्य कॉमन गुड्स है, सामान्य हित को राजनीतिक सिद्धांत का केंद्र कौन मानता है, वो याद रखें, अरस्तु प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामान्य हित को राजनीतिक सिद्धांत का केंद्र माना था। अरस्तु अपनी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, अरस्तु की पुस्तक है जो पॉलिटिक्स, उसमें कहते हैं कि जो सिटी या सिटी स्टेट एक विशेष प्रकार का समुदाय है तथा वह सभी समुदायों की भांति किसी विशेष हित के लिए स्थापित किया जाएगा। यानी जो सिटी है या स्टेट है एक विशेष प्रकार का समुदाय है, यानी अच्छा समुदाय है, तथा वह सभी समुदायों का भ्रांति किसी विशेष हित के लिए स्थापित किया जाएगा। अगला है राजनीतिक संबंधी वर्ग दृष्टिकोण का विकास। यानी राजनीति जो है उसका संबंध वर्ग दृष्टिकोण का विकास कैसे आया, कैसे में आया, ये आप देखेंगे कि कैसे वो जो वर्ग दृष्टिकोण है, यानी जिसमें इसमें कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स,
इत्यादि विचारकों ने अपने विचार दिए कि राजनीतिक वर्ग संघर्ष में कैसे आया, कैसे एक वर्ग संघर्ष में राजनीति ने जन्म लिया है, उस इत्यादि पे है वे की बात करते हैं। राजनीतिक संबंधित वर्ग दृष्टिकोण का विकास कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स ने किया है। ये कार्ल मार्क्स ये वर्ग संघर्ष हम तीसरे या चौथे यूनिट में लॉन्ग में डिस्कस करेंगे, ये बड़ा चैप्टर है। ने इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक शक्ति राजनीति शक्ति का आधार है। यानी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल कहते हैं कि जो राजनीति है, इस सिद्धांत यानी वर्ग दृष्टिकोण का सिद्धांत है जो, और कार्ल मार्क्स और कहते हैं कि जो आर्थिक शक्ति है, जो इकोनॉमिकल पावर है, वो पॉलिटिकल पावर के आधार पर है। यानी कि जो आर्थिक शक्ति है वही राजनीतिक शक्ति का आधार है। ज़्यादा पैसा है, आप किसी को भी खरीद लो, आप राजनीति को लड़ लो। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि जो संघर्ष एवं राजनीति समाज को इसलिए उत्पन्न होते हैं, यानी मार्क्सवाद जो बता रहा है कि जो संघर्ष है समाज में, संघर्ष और राजनीति समाज में इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि समाज में जो उत्पादन व्यवस्था है, ठीक है, उत्पादन व्यवस्था किसी तर्कसंगत आधार पर व्यवस्थित नहीं है। यानी कार्ल मार्क्स कहते हैं, या मार्क्सवादी भी जो विचारधारा है वो कहती है कि जो समाज में संघर्ष और राजनीति समाज में इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं, जो समाज में जो उत्पादन हो रहा है ना, मतलब उत्पादन किस चीज़ का उत्पादन करना, उत्पादन व्यवस्था है जो, वो किसी तर्कसंगत आधार पर व्यवस्थित नहीं है। यानी ऐसी व्यवस्था पे मतलब कि एक स्टेबिलिटी रहे कि हाँ ये इतना ही, इसी में चलेगा हिसाब किताब, वो व्यवस्थित नहीं है, वो बिखरी हुई है एक तरह से। इसलिए संघर्ष और राजनीति समाज में उत्पन्न होते हैं। अगला पैरा है राजनीति तथा राज्य, जो राजनीति है और तथा राज्य समाज के विभाजन का परिणाम है। ये कहते हैं कि जो राजनीति है, राज्य समाज के, जो राजनीति और राज्य हैं वो समाज के विभाजन का परिणाम मानते हैं तथा ये दोनों शक्तिशाली वर्ग के हितों का निरंतर संरक्षण देते हैं। क्योंकि जो राजनीति में आता है वो अक्सर पावरफुल हो जाता है, पावरफुल मैन हो जाता है एक तरह से, आप देखेंगे वो। इसलिए कार्ल मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं कि जो राजनीति और राज्य है ना, वो समाज के विभाजन का परिणाम है। वो कैसे हैं, कहते हैं कि ये दोनों जो शक्तिशाली वर्ग के हितों का निरीक्षण करते हैं, जो शक्तिशाली वर्ग होता है उसका निरीक्षण करते हैं या संरक्षण करते हैं, संरक्षण देते हैं। क्या राजनीति से आप किसी वर्चस्वशाली को संरक्षण दें, आप पैसे लेंगे उससे और आप चुनाव जीतेंगे, फिर राजनीति में आएंगे। जो राज्य है, जो स्टेट है, वो समाज के विभाजन का है और ये दोनों शक्तिशाली हितों का निरंतर संरक्षण देते हैं। समाज के विकास के क्रम में जो वर्ग सामाजिक उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण हासिल कर पाते हैं वह स्वयं को शक्तिशाली वर्ग के रूप में संगठित कर लेते हैं। वो कार्ल मार्क्सवादी विचारधारा ये कहती है कि जो उत्पादन हो रहा है समाज में, जो वर्ग सामाजिक उत्पादन, जो उत्पाद हो रहा है, के साधनों पर जो नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, यानी वर्चस्व हासिल कर लेंगे समाज के उत्पादन के साधनों पर, वे स्वयं को शक्तिशाली वर्ग के संगठित कर लेते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। और वो जो शेष समाज को स्वयं द्वारा, जो शेष समाज बच गया, वो जो स्वयं द्वारा आधारित की गई शर्तों पर कठिन परिश्रम करने के लिए विमर्श कर देते हैं। और जो संसाधन के साथ उत्पादन के साधनों पे जब शक्तिशाली वर्चस्व संगठित हो जाएगा तो जो शेष समाज बचेगा, अब बाकी समाज जो गरीब बेरोजगार व्यक्ति रहेंगे वो उन पे क्या करेंगे कि भाई कठोर विचार विमर्श के थोप देंगे कि आप हमारे अंडर काम करो मजदूरी पे, एक तरह का हिसाब हो जाता है। शर्तों पर कठिन परिश्रम करने के लिए विमर्श कर देंगे, यानी पूरे लाचार कर देते हैं। अगला है समकालीन समय में राजनीति शक्ति के अनुसरण के रूप में समझाया गया है। यानी जो समकालीन समय था उसमें राजनीति को पावर यानी शक्ति के रूप में समझाया गया, अनुसरण के रूप में समझाया गया। कहा गया कि जो राजनीति है वो शक्ति एकदम पावर हो सकती है।
एक अर्थ में किसी भी तरह से वंचित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता को शक्ति कहा जा सकता है। यानी शक्ति किसे कह सकते हैं आप, कि किसी भी तरह से वंचित जो परिणाम है उसे प्राप्त करने की शक्ति कहा जा सकता है। राजनीति में शक्ति का महत्व, अब राजनीति है जो पॉलिटिक्स है उसमें शक्ति का महत्व किसने बताया है? मैकियावेली, थॉमस हॉब्स जैसे पारंपरिक विचारों के साथ साथ मैक्स वेबर, मेरियम एज लाजवेल, कपलन, मार्गेंथ्यू, जे एन मार्गेंथ्यू इनका पूरा नाम है, जैसे आधुनिक लेखों ने विचारों में उपलब्ध हैं। यानी जो पॉलिटिक्स है वो पावर में एक तरह से, अब इनके विचार कौन से दे सकते हैं कि शक्ति, राजनीति को शक्तिशाली कौन समझते हैं कि राजनीति एक पावर है, एक शक्ति है, उसको कौन व्याख्या करता है, उसकी व्याख्या कौन करता है, उसको बताता कौन है? उसमें मैकियावेली जो पारंपरिक राजनीतिक विचारक हैं, जिसमें मैकियावेली, थॉमस हॉब्स जैसे पारंपरिक हैं विचारक, और जो आधुनिक विचारकों में हैं जैसे मैक्स वेबर, मेरियस एस लाजवेल, कपलन तथा जे एन मार्गेंथ्यू जैसे आधुनिक लेखकों के विचारों में उल्लेख मिलते हैं कि जो राजनीति है वो एक शक्ति है एक तरह से। अगला है पैराग्राफ, एच लाजवेल तथा ए कपलन, यानी एच लाजवेल और ए कपलन, पावर एंड सोसाइटी, ये इनकी बुक है। आप बुक भी लिखेंगे, ये बेहतर आंसर है। आपकी जो एसोल की बुक है उसको आपने अगर पढ़ा तो आपका दिमाग ही ख़राब होगा, क्योंकि उसमें इतनी हार्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है कि मैंने खुद 6 से 7 बार उस किताब को पढ़ा और दिमाग ख़राब हो गया। आप ऐसा करें, यही आंसर आप लिखें, एच लाजवेल और ए कपलन, पावर एंड सोसाइटी, यानी शक्ति और समाज, ये बुक है इनकी। इन्होंने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के आकार देने व उसे साझा करने का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। यानी राजनीति विज्ञान को उन्होंने शक्ति को आकार देने, जो राजनीति है वो शक्ति को किस बार आकार दे रही है उसके अध्ययन में परिभाषित किया है कि राजनीति शक्ति को किस तरह आकार दे रही है समाज में, सोसाइटी में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उस पर परिभाषित किया है। इसके बाद रॉबर्ट डहल के अनुसार लोकतंत्र में राजनीति प्रभाव तलाश करने की संरचना पर आधारित होती है। यानी जो लोकतंत्र है में राजनीति प्रभाव तलाश करने की संरचना पर आधारित होती है। यानी लोकतंत्र में राजनीति कैसे अपना वर्चस्व स्थापित करेगी उसकी तलाश में हमेशा रहती है कि राजनीति लोकतंत्र में कैसे प्रभावित कर रही है। बहुलवाद एवं उदारवादी जो लोकतांत्रिक समाज में विभिन्न समूह में शक्ति के विस्तृत प्रसार में विश्वास करता है। यानी जो बहुलवाद समाज है और उदारवादी जो लोकतांत्रिक समाज है, याद रखना, जो बहुलवाद और लोकतांत्रिक समाज में है समूह में शक्ति का जो है ना विस्तार विश्वास करते हैं कि वो पावर में विश्वास करते हैं कि इनसे कुछ भी किया जा सकता है। अब आता है लास्ट निष्कर्ष, कंक्लूजन। ये निष्कर्ष यहीं आपका आंसर ख़त्म होता है। आप निष्कर्ष लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उस पर लिखेंगे कि राजनीति क्या होती है, उसकी परिभाषा, फिर आप लिखेंगे राजनीति का सिद्धांतीकरण। अब आता, उसके बाद जब ये सब हो जाने के बाद आप निकलेंगे निष्कर्ष। अगर आपने निष्कर्ष नहीं लिखा है तो आपका क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा। इसे एग्जामिनर कभी नहीं कहेगा कि ये पूरा है। निष्कर्ष लिखने का मतलब होता है कि आपका क्वेश्चन यहाँ पूरा हो गया है। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, ये बेहतर निष्कर्ष है, आप यही लिखें तो बेहतर है। जब से मनुष्य ने सामाजिक जीवन में प्रवेश किया है, जो इंसान है वो सामाजिक जीवन में प्रवेश जब से किया है, मतलब जन्म से धीरे धीरे कुछ जब समझ नहीं होती, मतलब बच्चा छोटे से बड़ा होता रहता है तो उसको समाज के जीवन का ज्ञान होने लगता है। सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है वो धीरे धीरे, जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे बच्चों, फिर उसके बाद दिमाग में समाज दुनियादारी की समझ आती है, वो समुदायों का निर्माण हुआ। उसके बाद
प्रवेश किया, जो उसके बाद फिर समुदायों का निर्माण हुआ। राजनीति की अवधारणा विवादों से ग्रसित रही है, यानी जब से मनुष्य ने सामाजिक जीवन में प्रवेश किया है वह समुदायों का निर्माण हुआ है। राजनीति की अवधारणा विवादों से ग्रस्त रही है। राजनीति का एक दीर्घकालीन समस्या रही है कि किस प्रकार व्यक्ति, समूह, संगठन, संस्थाएं, विशेषकर राज्य व सरकार की आम सहमति पर पहुँचे और निर्णय ले जो संपूर्ण मानवीय संगठन पर बाध्यकारी हो। यानी जो राजनीति है वो जो व्यक्ति है उस पर, समूह या संगठन पे, या जो संस्थाएं हैं इस देश में चल रही उस पर विशेषकर, या राज्य पे, सरकारों पर जो आम सहमति है उसको कैसे अपने अंडर लें और उस पर मानवीय संगठन बाध्यकारी जो हो रही है उसको अपना रूल और रेगुलेशन से चलाया जाए। इसमें उत्तम जीवन से संबंधी राजनीति सिद्धांत के विमर्श में विभिन्न अवधारणाओं व परंपराओं के विभार्व का मार्ग प्रदर्शित किया है। यानी वो राजनीति कहती है कि गुड लाइफ जो है, अच्छा जीवन या उत्तम जीवन कैसे एक लोगों को, या उत्तम समाज कैसे दिया जा सकता है, ये राजनीति के ही द्वारा संभव है। इसलिए वो एक मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, आपका निष्कर्ष पूरा हुआ, ये क्वेश्चन पूरा होता है। इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन है। राजनीति क्या है जिसमें परिभाषित, अगर वो छोटे में राजनीति क्या पूछता है तो शॉर्ट में पूछेगा, अगर लॉन्ग में पूछता है क्या है राजनीति पहले चैप्टर से, तो राजनीति क्या है और उसके साथ राजनीति का सैद्धांतिकरण भी जोड़ देगा जो प्रीवियस में पूछा गया था। ये वीडियो यहीं ख़त्म है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट भी लिखें इस वीडियो पे कि वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी यूज़फुल रही आपकी वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।